नमस्कार दोस्तों, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी से। दोस्तों, 2024 की सभी पार्टी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी कर चुकी है और चुनावी बिगुल बज चुका है। देश में, प्रदेश में सभी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज उसी संदर्भ में मैं अपने साथ अपने साथी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सत्र पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, तो मैं उनको, पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ मैं अहीर राजनीतिक क्षेत्र पर मैं कुछ विशेष चर्चा करने आज आया हूं, जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि 2024 में बीजेपी का भविष्य क्या होगा या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो दूसरी पार्टी हैं वो किस तरह से राजनीति कर रही हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ जी, आपका भी और तमाम दर्शकों का स्वागत है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। जी पवन जी, पहले तो मैं आपको ये बात करना चाहूँगा, जैसे 2024 की अभी हम विशेष तौर पे अगर हम बात करें अहीर क्षेत्र की, अहीर क्षेत्र में अगर आप बात करें 2024 की तैयारी में, 1987 में जब रेवाड़ी जिला बना था, तो रेवाड़ी जिले बनने के बावजूद किस तरीके से किस पार्टी ने यहाँ पर वर्चस्व कायम किया और आज के हालात क्या हैं, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। देखो, जब जब से रेवाड़ी जिला बनवाने वाले हैं रघु यादव, जो 1987 में विधायक बने थे यहाँ से, उन्होंने रेवाड़ी को जिले का दर्जा दिलवाया जी। तो तब से लेकर अगर हम अब की राजनीति की बात करें तो एक प्रकार से कांग्रेस का जो वर्चस्व रहा है वो इस बेल्ट में, खासकर रेवाड़ी शहर में, जो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा रहा है जी। क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में ज्यादा रही जी। और इन लोग यहाँ से किसी उम्मीदवार को जिता नहीं पाई, इसीलिए अधिकांश जो समय रेवाड़ी विधायक के रूप में कप्तान अजय ने यहाँ निकाला, लगभग 25-30 साल वो यहाँ के विधायक रहे, लगातार 6 बार विधायक बने। ये एक तरह से हरियाणा में मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड भी होगा। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो अभी जैसे अभी चुनावी स्वरूप बदल चुका है राजनीति, अगर अहीर क्षेत्र की बात करें जिसमें मुख्यतः रूप से 4 से 5 जिले यहाँ पर कवर भी आते हैं, तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें इस समय, क्या वो राजनीतिक दौर में कांग्रेस की वही भूमिका है या कुछ व्यक्ति विशेष, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ एक विशेष खानदान की बात करूँ, वो अपना जज्बा बनाए रखे हैं, तो क्या वो आज के राजनीतिक समीकरण उसी तरीके से बने हुए हैं? सर देखो, इसमें दो परिवार हैं जो राजनीति में काफी अरसे से जमे हुए हैं, लगभग 30-35 साल एक ने और 30-35 साल एक ने लोकसभा पे पूरी तरह से काबिज है कि वहाँ जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, वो रामपुरा हाउस वर्सेस एंटी रामपुरा हाउस होगा। और रेवाड़ी विधानसभा की बात करते हैं तो कप्तान वर्सेस एंटी कप्तान के चुनाव की बात करते हैं। तो ये चीज है, ये आपस में कभी आमने सामने, बहुत कम संभावना रही है कि इन्होंने आमने सामने चुनाव लड़ा। और रेवाड़ी विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें कप्तान का दबदबा था, वो रामपुरा हाउस पे हमेशा भारी पड़ा है जी। तो अब हम यही कारण रहा कि जो 2014 का चुनाव था एक तरह से मोदी लहर थी, संभावनाएं पूरी थी कि भाजपा बड़े आराम से रेवाड़ी विधानसभा से जीत जाएगी, लेकिन टिकट बंटवारे को लेके भाजपा और जो पूर्व विधायक थे रणधीर कापड़ीवास, इनमें एक बहुत विवाद पैदा हो गया जी। क्यों? रणधीर कापड़ीवास जी जो विधायक पहले थे तो दावेदारी उनकी एक तरह से पक्की मानी जा रही थी, लेकिन राव इंद्रजीत जी अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते थे ताकि वो दिखा सके कि रामपुरा हाउस का वर्चस्व अब भी कायम है, और ना केवल अहिरवाल में बल्कि रेवाड़ी जो विधानसभा क्षेत्र में उसमें भी अपना वो दबदबा बनाए हुए हैं। और यही परिणाम रहा कि पहले नंबर पे चिरंजीव राव आए। इन दोनों की फूट का फायदा चिरंजीव राव को मिला। कप्तान के जो पुत्र हैं वो बड़ी आसानी से, हालांकि मार्जिन कम था, उन्होंने ताकत कम लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन दो के टकराव में पूर्व एमएलए और एक जिसको भाजपा से टिकट मिली थी, इन दोनों के टकराव के कारण चिरंजीव यहाँ से विधायक बने। तो अगर मैं बात करूं, आप कापड़ीवास जी की बात कर रहे हैं, तो मैं बात करूं क्या उनकी तरफ से आज बगावती सुर भी पैदा हो रहे हैं, और अगर बगावती सुर है तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा या उसका फायदा होगा, या व्यक्तिगत साजिश के व्यक्तिगत इसमें कुछ मतभेद लगा सकते हो आप? देखो, रणधीर कापड़ीवास जी की बात है वो ऐसे है कि उन्होंने भाजपा छोड़ी नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल रूप से भाजपा छोड़ी नहीं हुई है, वो भाजपा में आज भी कायम है जी। और इंद्रजीत जी राव साहब है, वो क्या है कि मुझसेपुर को अपना उम्मीदवार के रूप में यहाँ से रेवाड़ी से उतारा है उन्होंने पिछले चुनाव में जी। और हो सकता है इस बार वो आरती राव को रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़वाएं जी।
लेकिन रणधीर कापड़ीवाल जी ना तो भाजपा को छोड़ना चाहते हैं, जी ठीक है, और ऊपर से रामपुरा हाउस के विरोध में भी वो प्रचार करते हैं। जी अब ये भी एक तरह से राव इंद्रजीत के लिए बड़े हानि का कारण है। मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव को तो हम किनारे करते हैं, आरती राव को टिकट मिले या ना मिले, या वो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन इसका लोकसभा चुनाव पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। राव इंद्रजीत जी को कुछ लोकसभा चुनाव में वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी तो असली जो कहानी है वो इस वक्त राव इंद्रजीत के इर्द गिर्द घूम रही है। जी राव इंद्रजीत जी भी भाजपा छोड़ नहीं रहे, जी किसी और पार्टी में जा नहीं रहे, जी अपनी इंसाफ मंच को खड़ा नहीं कर रहे। जी तो इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा भी कंफ्यूज है, साथ में राव साहब भी कंफ्यूज है कि मैं छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहाँ। जी और भाजपा सोचती है कि अगर इंद्रजीत को हमने निकाल दिया, हो सकता है दूसरा उम्मीदवार उनकी जगह ले पाए या ना ले पाए। जी तो ये परिस्थिति यहाँ पे पैदा प्रेजेंटली जो है वो है, और इसका विधानसभा पे प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से तय है। जी लोकसभा में अगर राव इंद्रजीत को भाजपा टिकट देती है तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी को इतराज होगा, लेकिन रेवाड़ी विधानसभा की जो टिकट बंटवारे की बात आती है तो वहाँ रामपुरा हाउस के अगेंस्ट में बगावत होना निश्चित है, चाहे वो उम्मीदवार आरती राव हो, चाहे सुनील मुस्सेपुर हो। जी तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक घराने की विरासत में ही जो राजनीतिक तौर अगर रेवाड़ी सीट की बात करें तो उसी के हस्ताक्षर होंगे तभी वो सीट पर बन पाएगा, ऐसा ही आप कहना चाहेंगे सर? ऐसा ही है, सारा निर्णय इस पे बैठ गया। और राव इंद्रजीत के लिए भी इसलिए अब मजबूरी बन गया है कि अपने उत्तराधिकारी को वो मैदान में उतारे हैं। क्यों? जी हो सकता है कि ये शायद राव इंद्रजीत का अंतिम चुनाव हो, और जब उत्तराधिकारी की बात होती है, मान लो आरती राव इस बार चुनाव नहीं लड़ती है, तो सत्ता में रहते हुए, क्योंकि अब राव इंद्रजीत इस वक्त से एक तरह से बीजेपी में है, सांसद है, सत्ता में है, तो उस वक्त हो सकता है सत्ता में हो ना हो, जी वो जो मजबूती अब फिलहाल है वैसी मजबूती ना मिले। तो इस वक्त ये आरती राव के लिए सबसे बड़ा संकट का दौर है, संकट का समय है, और राव इंद्रजीत चाहेंगे कि किसी भी तरह से आरती राव को भी विधायिका बनाया जाए। जी अब ये उन पे डिपेंड है कि वो टिकट कहाँ से दिलवाते हैं, कहाँ से टिकट मिलती है, ये अभी तक एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन राव साहब ने अपने सारे पत्ते खोल रखे हैं, वो अटेली से भी चुनाव लड़वा सकते हैं, नांगल चौधरी से भी लड़वा सकते हैं, रेवाड़ी से भी लड़वा सकते हैं, और कोसली से भी लड़वा सकते हैं। अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं हो पाया कि कहाँ से आरती राव को मैदान में उतारेंगे। अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें, जैसे हरियाणा में सत्ता में भाजपा जनता पार्टी है, और अगर मैं केंद्र की भी बात करूं तो अहीर क्षेत्र को अगर कुछ लोग ऐसे पार्टी दूसरी पार्टियों द्वारा ये प्रत्यारोप निरंतर लगा गया है कि अहीर क्षेत्र को कुछ सतोला व्यवहार करने, तो कहां पर उस नेता की कमी लगाई है या भारतीय जनता पार्टी के, या आपका क्या मानना है कि अहीर क्षेत्र का विकास हुआ है, विकासशील है, या या उसी तरीके से है जो वहां से ये जिला बना था, वहां पर आप क्या कहेंगे? और क्या उसका कारण विशेष तौर पे कोई पारिवारिक घराना है या कोई कागजों में है सर? देखो, 1987 से अगर पहले की हम बात करें तो रेवाड़ी एकदम पिछड़ा हुआ इलाका था, जिला भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा सुधार आया, रघु यादव जी ने जब जिला बनाया तो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स खुल गए, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि जो रेवाड़ी जो अपने अहिरवाल के दो दिग्गज हैं, चाहे कप्तान हाउस हो चाहे राव साहब हो, तो इनका मकसद होता है चुनाव जीतना, विकास से ज़्यादा अपने चुनाव को अहमियत देना। ये अपनी गोटियाँ उस तरीके से फिट करते हैं कि हमने चुनाव जीतना है जी तो, और वही निरंतर चले आ रहे हैं, इसलिए तीसरा परिवार कभी पनप नहीं पाता। जी तो ये कारण रहा है जी। और लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा वो भी एक असमंजसता की स्थिति में, क्यों? इस बार भाजपा टिकट के दावेदार काफ़ी हैं, जी ठीक है। रघु यादव भी अपने लड़के को सर्जन यादव को प्रमोट करना चाहेंगे, जी और उनके जो रिश्तेदार हैं वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जी सुधा यादव जी हैं। सुधा यादव जी चाहेंगे कि रणधीर कापड़ीवास के किसी उनको या उनके भतीजे को मुकेश कापड़ीवास को मैदान में उतारे, जी ठीक है जी। और इधर से जो राव साहब हैं वो भी चाहेंगे कि भाई या तो सुनील मुस्सेपुर को या आरती राव को बीजेपी यहाँ से भाजपा की टिकट दिलवाएं। और एक कार्यकर्ता और है सतीश खोड़ा जी, वो लगभग 6-7 साल से यहाँ पे कोई प्रशासनिक गतिविधियां ना करके वो एक जो स्कीम है, स्कीम के अंतर्गत अपना जनाधार तो बढ़ा ही रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे पास लगभग 35 से लेकर 50,000 तक का लोगों का डाटा है जिनका मैंने लोगों में काम करवाया जी। तो इतने उम्मीदवार बीजेपी की टिकट में दावेदारी में रहेंगे, और इसके अलावा भी कोई एक आध आ जाए और तो कहा नहीं जा सकता।
तो और ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार की तरह कोई इस तरीके का नया चेहरा हमारे सामने आए, जो किसी राजनीतिक घराने से उतर के आए और वो अपना दावेदारी भी पेश करे, ऐसा भी कुछ हो सकता है सर? दावेदारी के लिए देखो, एक प्रशांत सन्नी जो निजी तौर पे है, उसने अच्छे वोट लिए, व्यक्तिगत वोट लिए, जी जिसमें ना तो कोई उनके ऊपर किसी दिग्गज का हाथ था। जी अपने व्यवहार के कारण मिलन अनुसार के साथ वो 23,000 के आसपास वोट वो ले गए थे। जी तो और हो सकता है भाजपा उसके बारे में भी सोच ले, जी जी लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि सन्नी को भाजपा टिकट देगी। जी। प्रशांत यादव सन्नी को भाजपा टिकट देगी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जैसे 2024 में आपने देखा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, मैं असेंबली इलेक्शन भी है और लोकसभा इलेक्शन भी है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे दूसरी पार्टी, अगर मैं विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी की बात करूं या मैं कांग्रेस की बात करूं, तो क्या इनका ग्राफ कंपेयर अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो रेवाड़ी की राजनीति है, हाई क्षेत्र की राजनीति है, इसमें कुछ सक्रिय है, और अगर सक्रिय है तो किस लेवल पे है, उनके किसी वोट बैंक से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखो, बात जब इसकी आती है आम आदमी पार्टी की, आप कह रहे हो, आम आदमी पार्टी ने हालांकि यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा पहले मजबूत किया है, जी लेकिन अभी किसी चीज की आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल जी, जी वो क्या है कि महत्वाकांक्षी लोगों को पसंद नहीं करते। जी वो नहीं चाहते कि जो महत्वाकांक्षियों की मतलब एक तरह से सत्ता प्राप्त करें। जी तो इसलिए उन्होंने अभी ये पत्ते नहीं खोले जी कि वो किसको यहाँ के टिकट की दावेदारी देंगे। जी ठीक है, उनकी एक्टिविटी चलती रहती है, सामाजिक एक्टिविटी चलती है, लेकिन अभी राजनीतिक योजना कोई ऐसी नहीं बनी है जिससे कहा जा सके कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन कई जगह, कई रेवाड़ी विधानसभा की हम बात करें तो कई जगह ऐसे मोहल्ले हैं जो पिछड़े कभी कांग्रेस की ग्रिप हुआ करते थे, जहाँ कांग्रेस अच्छे वोट हासिल करती थी। हो सकता है वहाँ पे कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, वो तो निश्चित रूप से केजरीवाल के साथ जाएंगे, और दलित वोट का थोड़ा बहुत कांग्रेस से वो खींच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो दलित वोट है उसको थोड़ा बहुत खींचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा ही होगा, ओवरऑल यहाँ पे दूसरी पार्टी कोई टिकट निकालने में। अब फायदे की जब बात आती है, ठीक है, फायदे में आपने कहा कि भाई अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो भाजपा को फायदा होगा, लेकिन आप ये देखो कि भाजपा के अगर 5 दावेदार हैं टिकट के, टिकट तो एक को मिलनी है जी तो 4 तो विरोध में हो गए। जी कांग्रेस का विरोध तो क्या हुआ, एक ही उम्मीदवार हुआ, जी आम जी आदमी पार्टी गए, आम आदमी पार्टी करने से उसकी वोट कटी। लेकिन भाजपा में तो एक को टिकट मिली तो 4 आदमी हो अलग हो गए, जी और उन्होंने चारों ने भी चुनाव लड़ना है। जी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के आने के बावजूद भी ज्यादा फायदा होगा, जी चाहे वो चिरंजीवी राव को ना जिताना चाहे। लेकिन एक कैलकुलेशन होती है कि भाई जब भी 3 या 4 उम्मीदवार तगड़े खड़े होते हैं, बराबर के खड़े होते हैं, उसमें कांग्रेस की जीत लगभग निश्चित मानी जाती है। जी और कप्तान अजय यादव जो 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उनको एक एक चीज का पता है कि कौन सा आदमी कैसे मेरे फेवर में आ सकता है। तो नेटवर्क जिसका सेट है उसको कम समय लगेगा, नए व्यक्ति को नेटवर्क बनाने में ज्यादा समय लगेगा। तो चुनाव तो सारे जीतना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात करें तो किसी का रेवाड़ी विधानसभा में ऐसे नेटवर्क एक कप्तान का है, दूसरे नंबर पर रणधीर कापड़ीवास का, तीसरे नंबर पर सतीश यादव जी इनका कुछ कहा जा सकता है कि इन्होंने थोड़ी बहुत पकड़ बना रखी है, लेकिन अभी इनकी अनसर्टेनिटी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो बात हो गई सर आपके राजनीतिक घरानों की, व्यक्ति विशेष की बात होगी कि कौन कौन दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कौन कौन से चेहरे हमारी यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अभी बात करूँ मैं अहीर क्षेत्र के मुद्दों की, अहीर क्षेत्र के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना वर्चस्व आगे बढ़ा सकती है, या किस पे काम करने की जरूरत है, उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम मैं आपसे कहूँगा कि वो थोड़े से 2-3 मुद्दे आप स्पेशल बताओगे, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को ना टारगेट। देखो, इस वक्त अगर मुद्दे की जो बात करें तो सबसे जो पेचीदा मुद्दा है जी वो एम्स का है। जी एम्स का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो किसी को भी चुनाव जिता सकता है और किसी को भी चुनाव हरा सकता है जी और इस मामले को 2024 तक लगातार घसीटा जाएगा, जी भाजपा की तरफ से भी, जी राव इंद्रजीत की तरफ से भी, चाहे बाद में इंद्रजीत और भाजपा अलग अलग हो, जी लेकिन ये मुद्दा जब तक
वैसा का वैसा ही रहेगा। जी क्यों इस एम्स बनाने के श्रेय को हर कोई लेना चाहेगा। जी एक तो ये, दूसरी मेडिकल कॉलेज की लोगों की मांग थी, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया चालू नहीं हुई कि कहा जा सके कि निकट भविष्य में मतलब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तीसरा ये कि मेट्रो का एक सुर्रा छोड़ रखा था कि भाई 2025 तक यहाँ पे मेट्रो आ जाएगी रेवाड़ी जिले में मानेसर होती हुई, उसकी अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि मेट्रो यहाँ पे आए। जी यदि मेट्रो 2025 तक आ जाती है तो उसका नेचुरली भाजपा सरकार को बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी। तो तो आपका ये कहना है कि किसी तरीके से जो मुद्दे हैं थे, एम्स का मुद्दा आपने बताया, उस तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी चेहरे को उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। अहिरवाल की क्या क्या समस्याएं, व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति गाँव की, किसी की विशेष संप्रदाय की अगर कोई समस्या है, अपने नेता तक पहुँचाने पर हमारे चैनल पर संपर्क भी कर सकते हैं। और मैं आपको समय समय पर यहाँ की राजनीति के बारे में अपडेट करता रहूँगा। अगले विषय पे मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। अगला विषय मेरा किसी विशेष विधानसभा क्षेत्र को लेकर होगा। मैं मोहित शर्मा पवन जी के साथ हमेशा ऐसे ही मिलता रहूँगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहना। और पवन जी, एक बार दोबारा आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ये मैं मान सकता हूँ कि ये हमारा अपना दृष्टिकोण है, इसका अपना अपना हमारा किसी विशेष पार्टी को या किसी जी ये संभावना है। ये रिजल्ट नहीं है, ये जी संभावना है। ये जो हम संभावना लगा रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति हुई तो रिजल्ट ऐसा होगा। जी जी संभावना आने वाले हाँ समय में बदल भी सकती है जी जी 2024 के चुनाव से पहले। जी। और ये हमारी परसेप्शंस है कि हमारी किस तरीके की हमारी मानसिकता है, इसका किसी विशेष राजनीतिक दल या विशेष किसी व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपका हेलोग्राम में, गुरुग्राम में इसी तरीके से सहयोग देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। धन्यवाद।